हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंती क्लासेस। माय नेम इज मंजीत भारद्वाज। तो आज हम भाई स्टेट ऑफ मैटर का नेक्स्ट लेक्चर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेरिवेशन फॉर आरएमएस, डेरिवेशन फॉर आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर स्पीड एंड इट्स मीनिंग। तो देखो भाई, रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या चीज थी, याद है सभी को? हमने रूट मीन स्क्वायर स्पीड की थी, तो उसकी वो डेरिवेशन से दिखा रखी है। वो है कुछ नहीं, काइनेटिक एनर्जी की टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी 1, काइनेटिक एनर्जी 2, 3, काइनेटिक एनर्जी n, मतलब जितने भी एटम्स हैं उन सब की काइनेटिक एनर्जीज का सम होती है। ठीक है, एवरेज n क्या है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स n स्टार। ठीक है, अगर बड़ा n जो लगा रखा है इन्होंने वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी हो तो हाफ एम यू स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर होती है काइनेटिक एनर्जी एक्चुअल में। काइनेटिक एनर्जी इक्वल, इसका फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम वी स्क्वायर। ये अपने फिजिक्स से किया होगा। वी की जगह पर ये लोग यूज कर रहे हैं यू, बस इतनी सी बात है। ठीक है, यू क्या है? एवरेज एनर्जी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ना। तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर एंड हाफ एम वी, यहाँ वी का स्क्वायर आएगा और इसकी ये टोटल एन मोलिक्यूल है। ठीक है, ये 3 नहीं आएगा, 2 ही आएगा यहाँ पर। ठीक है, और ये टोटल क्या है, और ये 2 भी पावर में आएगा, ऐसे यहाँ नहीं आएगा। तो टोटल एन मोलिक्यूल मतलब nth मोलिक्यूल, nth एटम। सो u1 का स्क्वायर, u2 का स्क्वायर, u3 का स्क्वायर, इन सबको कॉमन ले लेते हैं, डिवाइड बाय n यू, और यहाँ पर n जो है वो u स्क्वायर मीन। ठीक है, n जो है u स्क्वायर है और इसका मतलब थोड़ा ऊट पटांग सा लिखा हुआ है, नो वरी, इसमें आने जानी कुछ नहीं है, बता देता हूँ। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हमें पता है क्या होती है, u1 का स्क्वायर, u2 का स्क्वायर और डिवाइड बाय n है। ठीक है, ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये हम पहले कर चुके हैं, पिछले उसमें आ गया था कि एवरेज होता है। रूट मीन स्क्वायर इज मीन स्क्वायर ऑफ द स्पीड। ठीक है, ये मीन स्क्वायर ऑफ द स्पीड है। मुझे लगता नहीं कि ये यहाँ पर आना चाहिए था। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, लेकिन ये यहाँ पर पहले से आ चुका है। काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या सही कर रहे हैं हम? ठीक है, यही है। ठीक है, ठीक है भैया, पहले आ चुका है आई थिंक, ये मैंने करवा दिया था, कल ही आया था। किसी को डाउट है इस बात पे? जल्दी बताइए। ये वापस रिपीट हुआ है रूट मीन स्क्वायर का। हाँ बेटा, कहाँ पर हैं आप लोग सभी? यस, अरे सभी लोग सो गए क्या? हेलो गाइस, कोई सुन रहा है मुझे? यस सर। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल देखते हैं। मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अब यहाँ इन्होंने एक एग्जांपल दिया कि मोमेंटम जो है वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, है ना, तो ऑब्वियस है। तो यहाँ पर p जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u आ गया, और n जो है m इंटू यू, एवरेज वेलोसिटी। फर्दर एवरेज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज n। एग्जाम्पल नंबर 2, q जो है m के। ये सारे एग्जाम्पल बकवास है। ठीक है, छोड़ दो इसको, इसे भी ये हम कर चुके हैं, इसको भी छोड़ दो और इसको भी छोड़ दो, इनमें कुछ नहीं रखा हुआ। ठीक है, ये सिर्फ समझा रखा है कि क्या चीज है। सिग्निफिकेंस है, एनी क्वांटिटी विच इज फंक्शन ऑफ स्क्वायर ऑफ द स्पीड देयर रूट मीन स्क्वायर स्पीड इज यूज्ड। ये सिग्निफिकेंस काम का आपके सिर्फ कोई भी क्वांटिटी जिसके अंदर स्क्वायर हो स्पीड का तो रूट मीन स्क्वायर यूज होती है। और एनी क्वांटिटी विच इज ए फंक्शन ऑफ स्पीड, अगर वो सिर्फ स्पीड का फंक्शन है तो वहां पर एवरेज स्पीड यूज होती है। बस ये सिग्निफिकेंस है और कुछ नहीं देख रहा, ऊपर वाली चीजें मत कीजिए। काइनेटिक गैस इक्वेशन, अब भाई काइनेटिक गैस इक्वेशन आती है। ठीक है, जो हमने काइनेटिक गैस थ्योरी की थी उसी के बेस पर काइनेटिक गैस इक्वेशन है। काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या होती है? 1/3 एम एन यू स्क्वायर, मनु स्क्वायर, आप ऐसा बोल सकते हैं, एम एन यू, मनु, मनु स्क्वायर, है ना। 1/3 एम एन यू स्क्वायर। तो देखिए पीवी इक्वल 1/3 एम एन यू रूट मीन स्क्वायर का स्क्वायर है। ठीक है, और पीवी क्योंकि हमें पता है एनआरटी के इक्वल होता है, तो यानी 1/3 एम एन यू स्क्वायर एनआरटी के इक्वल भी है। एन यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो पीवी को हम लिख सकते हैं। अब देखिए इसने क्या किया, इसकी डेरिवेशन थोड़ा सा ध्यान से समझना। ठीक है, आसान सी चीज दे रखी है इन्होंने, पीवी को लगा रखा है 1/3 एम एन यू स्क्वायर। ठीक है, अब इसने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में पीवी इक्वल 2/3, 2 से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, एन ऐसा का ऐसा रख लिया। एम यू स्क्वायर जो है
ठीक है, एम यू स्क्वायर, इसका क्या किया एन और इसको मल्टीप्लाई कर दिया साथ में 1/2 से, 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से 2 कट जाएगा, वही 1/3 बचेगा, एन और एम वी स्क्वायर, एम यू स्क्वायर कह लो वी स्क्वायर कर लो। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर, हाफ एम वी स्क्वायर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी है ना। तो हम लिख सकते हैं पी वी इक्वल, तो ये आ जाएगा पी वी इक्वल टू 2/3 2/3 मल्टीप्लाई में काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, और इक्वल होगा वो, क्योंकि पीवी इक्वल एनआरटी होता है, तो पीवी इक्वल हो जाएगा ये एनआरटी। यस, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया बेटा सभी को, कोई बोल नहीं रहा भाई। यस सर। ठीक है, जवाब देते रहिए, थोड़ा मुझे लगे कि आप लोग एक्टिव हैं क्लास के अंदर। तो काइनेटिक गैस इक्वेशन है सीधा सीधा पीवी इक्वल 1/3 mnu स्क्वायर, ठीक है, mnu स्क्वायर को हम सीधा सीधा 2/3 और 1/2 की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो उसको थोड़ा जोड़ तोड़ करेंगे, 2/3 काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगा वो। काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसलेशनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो है वो ट्रांसलेशनल एनर्जी होती है, डिराइविंग रूट मीन स्क्वायर फ्रॉम द काइनेटिक गैस इक्वेशन। रूट मीन स्क्वायर को अब काइनेटिक गैस इक्वेशन से अगर डिराइव करना चाहे तो पीवी इक्वल 1/3 mnu स्क्वायर था, ये रहा सीधा सीधा, ठीक है, और डिराइविंग यू रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को इससे डिराइव कर रहे हैं। तो देखो क्या किया इसने, यू रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर जो है वो इक्वल हो जाएगा 3/3 पीवी बाय mn, और चलो इसको थोड़ा सही तरीके से लिखते हैं। यहाँ पर हमें पता है पीवी इक्वल 1/3 mn यू स्क्वायर, ठीक है, इसके अंदर हम यू स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, यू स्क्वायर इक्वल क्या आ जाएगा, बाकी सब इधर आ जाएंगे, तो पीवी डिवाइडेड बाय 1/3, तो 1/3 जो है वो 3 ऊपर चला जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में आ गया, ठीक है, और मल्टीप्लाई में 3, इसके बाद में क्या आएगा डिवाइड के अंदर m और n, m इंटू n, तो पहले तो ये आ गया। अब हमें पता है पीवी की जगह पर हम nrt भर सकते हैं, ठीक है, तो पीवी की जगह पर अगर हम इसको nrt पुट कर दें तो नेक्स्ट स्टेप में इसने क्या किया है, 3 पीवी की जगह पर 3 nrt पुट कर दिया, mn सेम टू सेम ही रखा है, ठीक है, m इंटू n, ओके। तो यहाँ से नेक्स्ट चलो यहाँ कर देते हैं, यू स्क्वायर इक्वल पीवी की जगह पर nrt मल्टीप्लाई में 3 है, ठीक है, 3 को आगे ले आए, बस इतना किया और डिवाइड में आ गया m इंटू n, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 3RT बाय m क्योंकि क्या कैंसिल हुआ भाई इसके अंदर, mn क्या रह गया n, n से n कैंसिल हो गया, नंबर ऑफ मोल से नंबर ऑफ मोल कैंसिल कर दिया, और ठीक है, तो इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 3RT डिवाइडेड बाय m मोलर मास। ये जो n है और ये जो n है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स होते हैं, तो पर यूनिट तो 1 मोल के लिए आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो 3RT बाय m जो होता है वो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होता है, ये यहाँ से भी आप प्रूव कर सकते हैं। यस, क्लियर हुआ है सभी को? यस सर। ठीक है, नोट करते रहिए साथ के साथ में। यस सर। ओके बेटा, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के यूनिट्स की बात करते हैं, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का यूनिट जो होता है वो मीटर पर सेकंड ही होता है, वेलोसिटी है तो ऑब्वियस सी बात है मीटर पर सेकंड ही इसका यूनिट आएगा, तो इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है, आप लोग खुद इसको देख सकते हैं कौन कैसे यहाँ इसने जूल का यूनिट दे रखा है, न्यूटन का मीटर यूनिट दे रखा है, न्यूटन फोर्स होती है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आर जूल पर केल्विन पर मोल होता है, और एम केजी पर मोल होता है ना, मोलर मास को ग्राम पर मोल होता है अभी, हम तो यहाँ इन्होंने केजी ले रखा है, और ठीक है केजी में लेंगे क्योंकि यूनिट ऐसा यूनिट बनाना, तो इसलिए केजी में लिया, सब कट आ जाएंगे, मीटर पर सेकंड आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, तो वो काइनेटिक एनर्जी पुटिंग द वैल्यू ऑफ यू, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल 1/2, तो देखो भाई काइनेटिक एनर्जी जो एवरेज होती है 1/2 m और यू स्क्वायर है, ठीक है, ये कब होगा 1 मॉलिक्यूल के लिए होगा, mn यू स्क्वायर था ना, यहाँ नहीं, ये उसमें नहीं है, 1/2 m और u का स्क्वायर,
इन्होंने लिख थोड़ा अलग तरीके से रखा है, टाइपिंग के अंदर ऐसा आएगा 1/2 m u स्क्वायर की जगह पर। अब देखिए यहाँ क्या पुट किया 3RT/m, ये कहां से लिया इन्होंने 3RT/m, u की जगह पर हम क्या भर सकते हैं 3RT/m भर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ वही सेम टू सेम 3RT/m आ जाएगा और उसका अंडर रूट कर रखा है क्या 1/2 काइनेटिक एनर्जी इक्वल 1/2 m मल्टीप्लाई में 3RT डिवाइडेड बाय m आएगा और ये u का स्क्वायर आना चाहिए, तो 3mRT तो मल्टीप्लाई कर दिया डिवाइड में 2m, ये स्क्वायर नहीं है, कुछ गड़बड़ है इस फॉर्मूले में, ठीक है। ये लिखा हुआ ना कुछ ज्यादा गड़बड़ हो सकती है भाई, मैं इसको छोड़ रहा हूँ, जस्ट लीव इट। सीधा सीधा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये कीजिएगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोलिक्यूल जो होती है 3mRT/2m होता है। ये देखिए कम से कम आपके पास 10-12 तरह के इस तरह के फॉर्मूले यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे और मैं आपको एक ही सलाह दूंगा, सबको इकट्ठा लिखिए और फिर इनके ऊपर न्यूमेरिकल एक एक दो न्यूमेरिकल करके देखिए, तभी आपको मजा आएगा इसमें और तब आपको समझ में भी आने लगेंगे कि इसका मतलब क्या है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से आपको शायद कुछ बेटर आइडिया होगा, है ना, वरना तो कल से और आज से हम सिर्फ फॉर्मूलाज ही करते आ रहे हैं। तो देखिए इंडिकेट द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ N2 गैस एंड CO2 गैस। नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का हमें एस्टिमेट स्टेटमेंट बतानी, इक्वल वॉल्यूम्स हमने लिए, इंडिकेट करेक्ट स्टेटमेंट और इक्वल वॉल्यूम्स है नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर नाइट्रोजन लिया और कार्बन डाइऑक्साइड लिया और वो दोनों क्या लिए इक्वल वॉल्यूम लिए, नंबर ऑफ मोल इक्वल नहीं लिए, वॉल्यूम इक्वल लिए। अब वो बोल रहा है द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज सेम एज, क्या दोनों की ट्रांसलेशनल एनर्जी सेम होगी? भाई देखो एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है, ट्रांसलेशनल एनर्जी, वो टेम्परेचर का फंक्शन है तो सेम होनी चाहिए। रूट मीन स्क्वायर स्पीड रिमेन्स द सेम एज बोथ। अब रूट मीन स्क्वायर क्या होता है, वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी भी सेम होनी चाहिए, है ना, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम है, वेलोसिटी भी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, काइनेटिक एनर्जी भी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, हालांकि वेलोसिटी के लिए उसका मास वगैरह भी डिपेंड करता है, तो इसको देखेंगे। द डेंसिटी ऑफ N2 इज लेस देन दैट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, डेंसिटी किसकी ज्यादा है और किसकी कम है ये भी चेक करते हैं। द टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बोथ इज सेम, कह रहा है टोटल सेम होगी, ठीक है। तो अब देखिएगा जरा A, C और D 3 करेक्ट ऑप्शंस है, यानी बी ऑप्शन जो है वो गलत है। द रूट मीन स्क्वायर रिमेन्स द सेम, रूट मीन स्क्वायर में मास भी आता है एक एटम का, तो क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल्स का मास अलग है तो ये सेम नहीं होगा, बाकी तीनों सेम होने वाले हैं। सॉल्यूशन में PV इक्वल 2/3 इनटू काइनेटिक एनर्जी इक्वल nRT एट सेम टेम्परेचर, ट्रांसलेशनल एनर्जी इज सेम, ये फॉर्मूला यूज किया, सेम टेम्परेचर के ऊपर ट्रांसलेशनल एनर्जी सेम होने वाली है, करेक्ट। सेकंड देखिए U इक्वल RMS स्क्वायर रूट 3RT/m, इनकरेक्ट, मास डिफरेंट, यही मैं आपको बता रहा था, मास डिफरेंट है, ठीक है, मास के ऊपर डिपेंड करता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इसलिए ये इनकरेक्ट है। यस बेटा समझ में आया ये? हाँ जी ठीक है, और बाकी के स्टूडेंट सबको समझ में आ रहा है क्या? यस बोलिए भाई गाइस, बाकी सब सो रहे हैं क्या? तनीषा, शिवांगी, यस सर। ओके 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 ठीक है, बोलते रहिए। आज आप लोग कुछ खाना वाना नहीं खा के आएगा? आगे देखिए थर्ड C पार्ट है, C भी करेक्ट है, ठीक है। PM जो होता है वो DRT के इक्वल है, ये लास्ट लेक्चर के अंदर हमने फॉर्मूला किया था PM इक्वल DRT, तो D जो है वो PM/RT होगा। सो डेंसिटी इज डायरेक्टली टू मोलर मास, करेक्ट, तो डेंसिटी मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। नेक्स्ट है सिंस एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज द सेम एज टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज आल्सो द सेम, सो टोटल काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी, ये भी करेक्ट है। तो सारे ऑप्शन सही हैं, सिर्फ बी ऑप्शन गलत था इसका। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है भाई, इन ए कंटेनर ऑफ कैपेसिटी of 1 liter there are 10⁻23 molecules, each mass 22 gram,
each mass 10 power minus 22 gram. If the root mean square velocity 10 power 5 centimeter per second, then the pressure of the gas will be A divided by 3x 107 पास्कल. फाइंड द वैल्यू ऑफ ए. आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी है. तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगेगा, कुछ नहीं करना. पीवी इक्वल 1/3 mnu स्क्वायर, ये फॉर्मूला है. पीवी इक्वल 1/3 mnu स्क्वायर. प्रेशर उसने दे रखा है, कितना प्रेशर है 10 पावर -3. ठीक है, इज दिस गिवन 10 पावर -3 है, 23 है. 1 liter there are these molecules in gram root mean square this the pressure of the gas. ठीक है, ये इसने दे रखा है. ठीक है भाई, ठीक है. क्या दिया हुआ है, कुछ गड़बड़ है क्या? प्रेशर इनटू वॉल्यूम. वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर. 1 लीटर. 1 लीटर वॉल्यूम है तो 10 पावर -3 कर दिया इसने 1 लीटर में. ये क्या बनाया भाई, सेंटीमीटर बनाया, तो +3 होना चाहिए. 1/3 m मास है. ठीक है, और n की वैल्यू कितने है? मास आ गया, n आ गया 10 पावर -23, मॉलिक्यूल्स 23 हैं. n आ गया, u की वैल्यू उसने दे रखी रूट मीन स्क्वायर 10 पावर 3 है. इज दिस 10 पावर 3? 10 पावर 5 सेंटीमीटर पर सेकंड है तो 3 आ जाएगा मीटर पर सेकंड. ठीक है, फिर 1 लीटर इक्वल मीटर 10 पावर -3 मीटर क्यूब. ओके, ये वैल्यू भर रखी है भाई. 1 लीटर में 10 पावर -3 मीटर क्यूब होते हैं, तो हमने इसको मीटर क्यूब. प्रेशर इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम 10 पावर -3 मीटर क्यूब होगा. और 1/3 m, यहाँ पर m नहीं है, पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, n है, फिर m है, और फिर 10 पावर 3 क्या है यहाँ पे? ये 10 पावर 5 सेंटीमीटर पर सेकंड था ना, तो ये 10 पावर 3 बन गया. इसी को 10 पावर 3 बनाया. ठीक है, तो P प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी. तो प्रेशर हमने कुछ इस फॉर्म में निकाल लिया. तो ये प्रेशर निकल गया 10 पावर 4 डिवाइड बाय 3 पास्कल. तो अब हम इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे ए की फॉर्म में. तो ए डिवाइड बाय 3 10 पावर 7 पास्कल. तो ए की वैल्यू आ जाएगी 10 पावर -3. क्लियर है बेटा, कैसे हुआ, क्या हुआ ये? यस सर. ठीक है. कोलिजन फ्रीक्वेंसी एंड मीन फ्री पाथ. अब ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी और मीन फ्री पाथ क्या होता है? देखिए, जब एक गैस का कंटेनर लेते हैं, इस कंटेनर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स ये लगातार आपस में एक दूसरे को टक्कर मारते रहते हैं और लगातार गैस के कंटेनर को भी टक्कर लगाते रहते हैं, कोलिजन करते रहते हैं. तो मान लीजिए कि एक मॉलिक्यूल यहाँ पर है, वो यहाँ गया, इससे टकरा गया. फिर उसके बाद ये इस तरफ जाना शुरू हो गया, फिर यहाँ भी एक मॉलिक्यूल मिला, उसे इससे टकरा गया. तो इस तरह से वो क्या करता है, वो एक दूसरे से टकराते रहते हैं, टेढ़े मेढ़े चलते रहते हैं. ठीक है, तो अब इस टेढ़ा मेढ़ा चलने के अंदर ये क्रॉस भी कर सकता है, ऐसा नहीं कि क्रॉस नहीं करेगा. इस टेढ़ा मेढ़ा चलने के अंदर जो मॉलिक्यूल है, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, जब ये टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है तो जो मॉलिक्यूल है उसका एवरेज पाथ क्या होगा? कभी तो वो ज्यादा इतनी दूर तक डिस्टेंस कवर कर लिया, कभी हो सकता है कि बिल्कुल यहाँ पर आके टकरा गया हो, उसके बाद में फिर से यहाँ, फिर हो सकता है फिर से बड़ा हो इसका पाथ, फिर हो सकता है फिर और भी बड़ा पाथ हो, फिर से छोटा हो, फिर उसके बाद बिल्कुल ही छोटा हो, के बाद में उससे भी छोटा हो जाए. तो मीन फ्री पाथ क्या होगा? मीन का मतलब क्या होता है पता है सबको? 10th क्लास में पढ़ा होगा. मीन याद है क्या? यस गाइस, अभी क्लास स्टार्ट हुआ ना? हाँ अभी हुआ बेटा. थोड़ा मैंने इसलिए लेट स्टार्ट किया क्योंकि बच्चे जो हैं वो 7 बजे. ध्यान रख लेना भाई, सब फिर से सबको बता रहा हूँ, फिर से क्लासेस 6:30 बजे हो गई हैं. 7 बजे वाला टाइम जो है वो हमने डिनाई कर दिया. प्रॉब्लम ये है कि 7 बजे में फिर बच्चों को, नीचे वाले बच्चों को ज्यादा लेट हो रहा था. ठीक है, तो आपका टाइमिंग जो है तो यही रहने वाला है. यस, तनिषा ने राइट आंसर दिया भाई. टोटल सम, सभी चीजों का सम कर दो, डिवाइड में जो जितनी टोटल चीजें हैं उनको कर दो. ठीक है, तो वो हमारे पास आ जाता है मीन फ्री पाथ. तो सॉरी, मीन आ जाता है. तो मीन फ्री पाथ, फ्री का मतलब जब एटम जो है वो फ्रीली मूव कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक, बीच में कोई टक्कर नहीं लगी, तो ये जो फ्री पाथ, ये जो पाथ है दैट इज पाथ. ठीक है, फिर दूसरा और बताता हूँ आपको. अगर यहाँ से ऐसे करके ऐसे करके एक जगह पे उसको ज्यादा पाथ मिलता है, एक जगह पे कम मिलता है, तो वो फ्री पाथ कम ज्यादा होता रहता है, तो उसका मीन निकाल लेंगे, उसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ. कोलिजन फ्रीक्वेंसी अगर Z हो, अब ध्यान दे लेना, द नंबर ऑफ कोलिजन बिटवीन सिमिलर गैस मॉलिक्यूल पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम कितने होंगे? तो Z जो है वो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, और कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब
एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ कोलिजन्स होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। ठीक है, नंबर ऑफ कोलिजन बिटवीन सिमिलर गैस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट टाइम भी होता है ये, और साथ में पर यूनिट वॉल्यूम भी होता है। पर यूनिट वॉल्यूम एंड पर यूनिट टाइम वही होती है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। पर यूनिट वॉल्यूम एंड, यहाँ पे मैं इसको मेंशन कर रहा हूँ, पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट टाइम भी होता है। भाई इन्होंने ये सही नहीं दिखा रखा है, ठीक है, इसको हम थोड़ा सही करके लिखेंगे, पर यूनिट टाइम भी होता है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। ठीक है सर अभी तक एंड हो गया है, एक्चुअली मैंने अभी ज्वाइन किया है सर, सॉरी सर लेट की। कोई बात नहीं बेटा, ये आज थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है, नो वरी अबाउट दिस। ठीक है, जस्ट फॉर्मूलाज ही हमने किए हैं और कुछ नहीं किया, मैं रिवाइज करवा दूंगा लास्ट में। ठीक है ओके सर। सर एंड कौन से फॉर्मूले हो गए? बता दूंगा बेटा। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम, उसकी चिंता मत करो, कोई खास चीज नहीं हुई अभी तक। पर यूनिट वॉल्यूम ये होती है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। याद रखिएगा कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है, सिमिलर गैस मॉलिक्यूल, कोलिजन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, पर यूनिट गैस मॉलिक्यूल्स, दैट इज पर यूनिट टाइम एंड पर यूनिट वॉल्यूम। पर्टिकुलर वॉल्यूम में और पर्टिकुलर टाइम में कितने मॉलिक्यूल्स आपस में गैस के कोलाइड कर रहे हैं, वो होती है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो जेड जो होता है वो स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई में सिग्मा पाई सिग्मा स्क्वायर एन यू। तो देखिए इसको जेड को क्या बोलते हैं, यहाँ लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। स्क्वायर रूट होता है तो 2 इंटू पाई मल्टीप्लाई में सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई में एन है और मल्टीप्लाई में आएगा यू। ये आएगा भाई मल्टीप्लाई में यू, इन सब का अंडर रूट। समझ में आ गया भाई ये क्या होता है? यस इन सब सर। का अंडर रूट। ठीक है, ये होता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। सीधा सीधा इसकी डेरिवेशन भी देखिए, सब फॉर्मूलाज की सबकी डेरिवेशन है कहीं ना कहीं से निकले हुए हैं सारे। बीएससी के अंदर इसकी डेरिवेशन भी करवाई जाती है, बैचलर ऑफ साइंस के अंदर, बट आप लोगों को उसकी जरूरत नहीं है। तो जो चीज डेरिवेशन में है वो हल्की फुल्की डेरिवेशन की जरूरत होती है, आपको कोई डिटेल्ड डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, और फिर भी किसी को इंटरेस्ट हो डेरिवेशन का तो कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट मैं कहूंगा कि पहले आप जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाएं उतने ज्यादा अच्छा है, बजाय कि इसकी डेरिवेशंस को करें। सीधा सीधा 2 पाई सिग्मा स्क्वायर एन यू, ये होता है भाई कोलिजन फ्रीक्वेंसी। और इसको याद रखना, मीन फ्री पाथ यहीं से निकाला जाता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी से। कोलिजन फ्रीक्वेंसी के बाद में आता है मीन फ्री पाथ। तो मीन फ्री पाथ अब क्या होता है, तो देखिए लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजंस। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि एवरेज डिस्टेंस होता है ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। दो कोलिजंस के बीच में उसने क्या एवरेज डिस्टेंस कवर किया, उसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ। बिटवीन टू कोलिजंस पार्टिकल ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। दो कोलिजंस के अंदर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, ये हमें पता है भाई, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करेगा। अगर दो कोलिजन, पहला कोलिजन होगा तब भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा, जब दूसरे किसी से टकराएगा तब भी वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल कर रहा होता है। तो कहने का मतलब ये, यहाँ पर है पार्टिकल, यहाँ पर आ गया, इससे टकरा गया, टक्कर आने के बाद में फिर यहाँ से टकराएगा, फिर ये ऐसे वापस मुड़ जाएगा, किसी भी डायरेक्शन में मुड़ जाए, टेढ़ा मेढ़ा हो गया है ना। लेकिन जब तक वो नहीं टकरा रहा है तब तक सीधी लाइन में ही चलेगा, फ्री पाथ यही होता है। ठीक है, सीधी लाइन में चलेगा, जब खाली जगह तो सीधे चलेगा। तो ये देखिए भाई लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, तो लैम्डा क्या होता है, लैम्डा इज एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। कितना उसने एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ कोलिजन मेड बाय द सिंगल पार्टिकल। तो एवरेज डिस्टेंस सीधा सीधा हम इसको लगा सकते हैं, एवरेज डिस्टेंस डिवाइड बाय जेड। ठीक है, जेड हमारी कोलिजन फ्रीक्वेंसी है और एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम में उसने कितना एवरेज डिस्टेंस कवर किया। हाँ, यहाँ पर अब इन्होंने सीधा बोला लैम्डा जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। प्रेशर डालोगे ज्यादा तो लैम्डा जो है यानी कि मीन फ्री पाथ कम हो जाएगा। प्रेशर ज्यादा डालने पर मीन फ्री पाथ कैसे कम हो जाएगा, कोई बता सकता है? सोचिए जरा, प्रेशर बढ़ाने पर मीन फ्री पाथ कम कैसे हो जाएगा, कोई बताएगा भी मुझे? यस गाइस, सबको आना चाहिए, आसान सी चीज है। हाँ भाई,
बोलिए। भी वॉल्यूम कम हो जाएगा इसके कारण। वॉल्यूम कम हो जाएगा, पास आ जाएंगे। जब मॉलिक्यूल पास आ गए तो उनका मीन फ्री पाथ कम हो गया, सीधी सी बात है ना। प्रेशर बढ़ाने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, मीन फ्री पाथ बढ़ जाएगा। क्यों, टेम्परेचर बढ़ाओगे मॉलिक्यूल्स की स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। हालांकि प्रेशर उतना ही रखें और टेम्परेचर बढ़ा दें तो भाई टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रेशर भी बढ़ जाएगा, बट यहाँ पर प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, प्रेशर बढ़ने नहीं देना। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डेफिनेटली मीन फ्री पाथ जो बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो ऊपर कंटेनर को ऊपर ले जाएगा। तो ये याद रखिएगा, ये बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, मीन फ्री पाथ और वो कोलिजन फ्रीक्वेंसी वाला। अब आगे बात करते हैं नोट, कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर बाय प्रेशर इज कांस्टेंट एंड लैम्डा इज कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट कर दोगे तो टेम्परेचर बढ़ने पर, यही मैं चीज बता रहा था अभी आपको, टेम्परेचर बढ़ने पर प्रेशर अपने आप बढ़ेगा, तो दोनों कांस्टेंट ही रहने वाले हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन द लैम्डा एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट कह सकते हैं इसको, ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। ये दोनों फॉर्मूलाज भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फर्दर ऑन ये वाला फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों चीजें याद रखिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आता है रियल गैसेस। तो ये तो थे कुछ मीन फ्री पाथ, गैस कहाँ जाती है, कैसे जाती है, क्या क्या करती है ना, 2-3 चीजें थी। चलो अभी जो बच्चे लेट ज्वाइन हुए हैं मैं सबको दोबारा से बता रहा हूँ, अब से क्लासेस जो हैं वो 6:30 अपने प्रीवियस वाले टाइम पर ही होंगी। कल के लिए हुआ था वो, आज से दोबारा से उसको वही टाइम कर दिया गया। जिन बच्चों को टाइमिंग प्रॉब्लम है उनको इवनिंग और मॉर्निंग क्लासेस फ्राइडे से लगनी शुरू हो जाएंगी, जिनका इवनिंग के अंदर स्कूल होता है, ठीक है। तो नो वरी अबाउट दिस। तो इस तरह से हम थोड़ा सा अरेंजमेंट और वो करेंगे। क्लियर है बेटा सभी को? सर मॉर्निंग में तो आज तो नहीं था। मॉर्निंग की क्लास फ्राइडे से लगेंगी बेटा, अभी से नहीं, ठीक है। फ्राइडे से मॉर्निंग की क्लासेस लगना शुरू होंगी जिन बच्चों को इवनिंग में प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि अगर आप लोगों का टाइम 7 बजे करते हैं तो फिर 10 बजे जो बैच शुरू होता है 10 से 11 वाला, वो ज़्यादा लेट हो जाता है, ठीक है। तो उसको देखते हुए 11 की जगह 10:30 बजे हम बच्चों को निपटा देना चाहते हैं जल्दी, तो दैट इज वाई, ठीक है। रियल गैसेस, वैसे मैंने इसके बारे में बता दिया, आइडियल गैस बताया था ना, क्या होता है आइडियल गैस, जो पीवी कोलैनर्टी को फॉलो करे, यानी कि हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर जो भी गैस होती है वो आइडियल बिहेव करती है। अगर गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन पैदा हो गया, अगर दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग गए वन डर वाल्स फोर्सेस और अट्रैक्शन के हिसाब से, तो क्या होगा, वो आइडियल गैस नहीं रहेगी, क्योंकि आइडियल गैस में मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन कभी भी नहीं होता है। यस क्लियर है? तो वो गैस क्या होगी, वो गैस होगी रियल गैस या नॉन आइडियल कह सकते हैं। समझ में आ गया भाई? यस अब सर। ये बोल रहा है कि गैसेस डोंट ओबे आइडियल गैस लॉ अंडर ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर। सभी टेम्परेचर और सभी प्रेशर पर जो आइडियल गैस के लॉज हैं, है ना, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, ये सारी गैसेस जो है ना सभी टेम्परेचर रेंज और सभी प्रेशर रेंज पर उन लॉज को फॉलो नहीं करती, ठीक है। वो सिर्फ कुछ टेम्परेचर और कुछ प्रेशर की रेंज पर ही उन लॉज को फॉलो करती हैं गैसेस। ये समझ में आ गया बेटा? क्लियर है? हाँ जी, यस सर। ठीक है। तो इस वजह से सभी टेम्परेचर प्रेशर पर ये फॉलो नहीं करती हैं, तो फिर जो जब टेम्परेचर प्रेशर बदल देते हैं तो गैस के लॉज बदल जाते हैं। गैस के लॉज बदल गए तो फिर जो आइडियल गैस की इक्वेशन है वो भी फॉलो नहीं होगी। तो जो गैस आइडियल गैस की इक्वेशन को फॉलो नहीं करती सभी टेम्परेचर और सभी प्रेशर रेंज पर, हम उसको रियल गैस बोलते हैं। अब ये सच है कि कोई भी गैस सभी टेम्परेचर और सभी प्रेशर पर तो नहीं करेगी। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन आ गया तो वो गैस खत्म, वो आइडियल रही नहीं, क्योंकि गैस का मतलब होता है मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन होना ही नहीं चाहिए, और यहाँ पर तो अट्रैक्शन आ रहा है, इसका मतलब वो आइडियल रहेगी ही नहीं, वो रियल बन जाएगी। तो सभी टेम्परेचर प्रेशर पर तो कोई भी गैस आइडियल है ही नहीं, तो मतलब सभी गैसेस क्या है, रियल गैसेस हैं। यस गाइस, ये बात समझ में आ गई बेटा, रियल गैस क्या होती है? यस सर। अब यहाँ पर जो आपको ग्राफ दिखाया जा रहा है इसको ध्यान से देख लेना। आइडियल गैस और रियल गैस में डिफरेंस दिखा रखा है इन्होंने प्रेशर और वॉल्यूम पर। देखो दिखने में दोनों सेम से आ रहे हैं, नीचे एक पॉइंट आ रहा है यहाँ पर जहाँ आइडियल और रियल गैसेस दोनों एक हो जाती है, मतलब सभी गैसेस रियल गैस बन जाती हैं और सभी गैसेस आइडियल गैस बन जाती है, मतलब आइडियल गैस रियल बन जाती है और रियल गैस आइडियल। यानी एक ऐसा पॉइंट अपने पास आ रहा है, इस पॉइंट पर, इस प्रेशर पर, ये देख लेना,
इस प्रेशर पर और इस वॉल्यूम पर ये दोनों गैसेस क्या हो रही हैं, इस प्रेशर और इस वॉल्यूम पर ये दोनों गैसेस पीवी मतलब सारे लॉज को फॉलो करेंगे, मतलब दोनों गैसेस एक ही होगी। इसके अलावा दोनों गैसेस के प्रेशर और अलग अलग प्रेशर और अलग अलग वॉल्यूम पर उनके प्रेशर और वॉल्यूम में फर्क है और वो हमारे नॉर्मल लॉज को फॉलो नहीं करती। यस, ये समझ में आ गया? यस सर। तो अगर कोई गैस हमारे नॉर्मल लॉज को फॉलो नहीं कर रही है जो आइडियल गैस के लिए है, तो डेफिनेट सी बात है कि वो गैस क्या है, वो रियल गैस है। ठीक है, तो ये ग्राफ सिर्फ रियल गैस के बारे में ही बताता है कि रियल गैस क्या होती है। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों मिल रहे हैं, ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं भाई आगे, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की बात करते हैं। व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एंड हाउ इट वर्क्स। ठीक है, तो पीवी इक्वल एनआरटी, तो ये आपको पता है पीवी इक्वल होता है एनआरटी। ये हमारी क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन है। तो अगर मैं इसके मल्टीपल में 1 मान लूं, जो कि सबके साथ होता ही है 1 मल्टीपल में, है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो पीवी डिवाइडेड बाय एनआरटी इक्वल क्या हो जाएगा, 1। अगर कोई गैस पीवी बाय एनआरटी अगर उसका इन दोनों का डिवाइड अगर 1 आता है तो वो आइडियल गैस है। आइडियल गैस के लिए तो 1 आएगा ना, ये है ना। यस तो सर। ये आइडियल गैस है, ये है आइडियल गैस, आइडियल गैस। लेकिन अगर इसकी वैल्यू पीवी बाय एनआरटी की वैल्यू 1 से कम या ज्यादा आती है तो वो आइडियल गैस नहीं है, वो रियल गैस है। 1 से कम भी हो सकती है, 1 से ज्यादा भी हो सकती है। अट्रैक्शन फोर्सेस अराइज हो सकते हैं, बिल्कुल गैस के मॉलिक्यूल को पास लाओगे, हो सकता है रिपल्शन फोर्सेस अराइज हो। शुरू में गैस का मॉलिक्यूल कोई भी ये नहीं चाहता कि मैं उसके पास रहूं, तो शुरू में तो रिपल्शन फोर्सेस अराइज होते हैं, है ना। तो इसलिए 1 की वैल्यू जो है वो कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, दोनों बातें हैं। तो यहाँ हम सीखेंगे कब कम होती है कब ज्यादा होती है, तो ध्यान से इसको देखना। फॉर आइडियल गैसेस पीवी इक्वल एनआरटी इक्वल 1 होता है। रियल गैसेस के लिए पीवी बाय एनआरटी इक्वल जेड होता है, जेड। और इसी जेड को हम बोलते हैं रियल गैसेस के लिए जो पीवी इक्वल एनआरटी दे रखा है इक्वल टू जेड होता है। और यही जेड होता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, कि गैस कितना कंप्रेस हो सकती है। इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा है 1 से कम है, उसी पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ देखिए जेड इज कोरेक्शन फैक्टर विच डिस्क्राइब द डेविएशन। डेविएशन का मतलब बदलाव ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। तो रियल गैस आइडियल गैस के बिहेवियर सॉरी कह सकते हो आइडियल गैस वाला बिहेवियर नहीं दिखाती है, तो वो डेविएट हो जाती है, वो बदल जाती है। ठीक है, यही जेड है जो कोरेक्शन फैक्टर की तरह भी काम करता है। मतलब इसको सीधी सी बात है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बोलेंगे, गैस कितना कंप्रेस होगी कि नहीं होगी। तो प्रेशर ऑफ रियल गैस एंड वॉल्यूम ऑफ रियल गैस, इसको ऐसे पढ़ेंगे, प्रेशर एंड वॉल्यूम रियल गैसेस का आर द वैल्यूज व्हिच कैन बी मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली। रियल गैसेस का प्रेशर और वॉल्यूम तो हम एक्सपेरिमेंट से निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं आसानी से, है ना। अपने पास प्रेशर मेजर करने का गेज होता है और वॉल्यूम जिस बर्तन में रखेंगे गैस तो उस वॉल्यूम में आ जाएगी। तो प्रेशर और वॉल्यूम को मेजर करना आसान है ना प्रैक्टिकली। यस यस सर। है ना। तो यानी इसका मतलब क्या होगा, अब आगे देखते हैं। ए मेजर ऑफ डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर के अंदर अगर वो आइडियल के लिए ये फिर से वही लिख दिया है ना। डिवाइडिंग दीज टू इक्वेशन वी गेट, इन दोनों इक्वेशंस को अगर डिवाइड कर देते हैं हमारे पास क्या आता है। अब यहाँ ध्यान दे लेना भाई, पीवी इक्वल एनआरटी, पीवी बाय एनआरटी और पीवी बाय एनआरटी, तो ये तो कट जाएगा ऐसे है ना, 1 बाय जेड ऐसा कुछ आ जाएगा या जेड बाय 1 आ जाएगा। बट यहाँ इन्होंने क्या करा, ये प्रेशर रियल गैस का है, ये वॉल्यूम रियल गैस का है, ये आइडियल गैस का है, ये आइडियल गैस का है, आर टी ये सब सेम होने वाला है। तो इसलिए थोड़ा सा चेंज आएगा, ये आपस में कटेंगे नहीं। तो देखो वॉल्यूम ऑफ रियल गैस, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, इन दोनों का डिवाइड कर दिया। ठीक है, रियल और आइडियल गैस के वॉल्यूम में फर्क होता है। प्रेशर अगर सेम हो तो प्रेशर कट जाएगा वैसे, बट यहाँ देखेंगे उसको क्या करता है। तो वो इक्वल क्या आ जाएगा, जेड बाय 1 मेजर्ड एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब इसने खुद बोल दिया टेम्परेचर और प्रेशर सेम अगर हो तो भाई प्रेशर सेम है तो प्रेशर से प्रेशर कट गया, बट वॉल्यूम सेम नहीं आएगा। एनआरटी से एनआरटी कट गया, बचा क्या 1 बाय जेड या जेड बाय 1, तो रियल बाय आइडियल करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ देखना, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस, वॉल्यूम ऑफ रियल वी रियल डिवाइडेड बाय वी आइडियल, बाकी सब कट जाएगा।
वी रियल बाय वी आइडियल, प्रेशर उसने बोला सेम है, ठीक है, ये चीज ध्यान रख लेना, प्रेशर सेम बोल रहा हो, टेम्परेचर भी सेम बोल रहा है, तो प्रेशर टेम्परेचर दोनों कट जाएंगे, बचेगा क्या, एन आर तो नंबर ऑफ मोल तो हम सेम लेने वाले हैं ऑब्वियस है, ठीक है, तो इक्वल क्या आ जाएगा वो, जेड रियल वाला नीचे दे रखा है जेड बाय 1, या फिर हम सिंपली कह सकते हैं इसको जेड, तो ये आ गया यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला। आगे क्या बोलता है भाई, जेड इक्वल क्या आ जाएगा, प्रेशर इनटू वॉल्यूम एम डिवाइड बाय आर टी। अब ये जेड की वैल्यू ऐसे कैसे आ रही है, ये किसी को समझ में आया, ये कैसे आया जेड, जेड इक्वल होना चाहिए रियल बाय आइडियल गैस के वॉल्यूम के, रियल बाय आइडियल गैस के वॉल्यूम के जेड इक्वल होना चाहिए, ये पीवी बाय एनआरटी। अब एन की जगह पर इसने एम लिख रखा है 1 मोल के लिए। अब जेड को फिर से डिफाइन करता हूँ, ये क्या किया इसने, जेड इक्वल प्रेशर इनटू वॉल्यूम डिवाइड बाय आरटी। अगर एन की वैल्यू 1 हो, नंबर ऑफ मोल 1 ले रहे हैं, तो पीवी इक्वल जेड इक्वल क्या आएगा, पीवी बाय आरटी आ जाएगा, ये वही लिखा हुआ पीवी बाय आरटी। तो डोंट कंफ्यूज इन दिस, ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइए, मैं इसको कट कर रहा हूँ, ये हम कर चुके हैं समझ लो, वरना ये ज्यादा कंफ्यूज करेगा। ठीक है, नोट इफ द अट्रैक्टिव इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डोमिनेट, अब ये चीज ध्यान रखना, अगर अट्रैक्शन डोमिनेट होता है तो पी रियल जो है वो क्या होगा, प्रेशर रियल गैस का कम होगा और आइडियल का ज्यादा होगा, तो जेड की वैल्यू कम होगी, सीधी सी बात। अट्रैक्टिव फोर्सेस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डोमिनेट, अगर जब गैस के मॉलिक्यूल पास आते हैं, आइडियल गैस में ना अट्रैक्शन होता है ना रिपल्शन होता है, जब गैस के मॉलिक्यूल पास आते हैं तो अट्रैक्शन अगर डोमिनेट करता है, मतलब मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो प्रेशर ऑफ रियल गैस कम होगा, ऑब्वियस अट्रैक्ट करेंगे तो रियल गैस का प्रेशर कम हो जाएगा, तो जेड की वैल्यू 1 से कम हो जाएगी, ठीक है, रियल गैस का वॉल्यूम कम हो गया तो ऑब्वियस है नीचे वाला ज्यादा हो गया, तो क्या होगा, जेड की वैल्यू 1 से कम आएगी। इसी फॉर्मूला के अंदर आप इसको पुट कर सकते हो, इसी फॉर्मूला में, ट्राई टू पुट दिस इन दिस फॉर्मूला। इफ रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट, अगर रिपल्सिव होगा तो पी रियल, ये उल्टा हो जाएगा तो उल्टे को मार्क करने की जरूरत नहीं है, अगर ये दोनों 1 के इक्वल है तो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस बराबर है और गैस जो है वो आइडियल है, अगर जेड इक्वल 1 है तो गैस आइडियल है। वी आइडियल, वॉल्यूम ऑफ आइडियल क्या होता है भाई, वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स। आइडियल गैस का वॉल्यूम, मतलब आइडियल गैस का वॉल्यूम निकालने का तरीका है वॉल्यूम, जो टोटल वॉल्यूम तरीका है, माइनस वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द अदर गैस मॉलिक्यूल्स, दूसरे गैस मॉलिक्यूल्स ने कितने वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कर रहे हैं, ये भी कंफ्यूज करेगा आपको, है ना, इसको भी मैं रब कर रहा हूँ, खत्म, मत सोचिए कि ये है। यस बेटा, इतना समझ में आया कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वाला मैटर, ये सबको समझ में आ गया क्या, हाँ भाई बोलो, गाइस आर यू देयर, यस सर, समझ आ सर आ गया। गया। ठीक है। दिल्ली का मौसम कैसा है भाई, मुझे ये बताओ, गर्मी कितनी अच्छी पड़ रही है, सर अभी तो बारिश का हो रहा है। थोड़ा सा बारिश, बारिश क्या बात है, इतना अच्छा मौसम है और आप लोग बोल भी नहीं रहे हो, है ना, मतलब क्या किसी ने बात पीठ, नहीं होता, बस थोड़ा सा होके रुक जाता है वो और चिपचिपा सा बना देता है। अच्छा उमस वाला मौसम है ना, यस सर। यस सर। खैर कोई बात नहीं, सावन शुरू हो चुका है, वो तो सावन के बाद जो मंथ आता है उसमें उमस ज्यादा होती है, बट इस बार क्योंकि गर्मी नहीं आई ढंग से तो भाई ऑब्वियस है ऐसा कुछ होगा, ये कुछ दिन में ठीक हो जाएगा, मत चिंता करो। जो ये वाला मौसम होता है ना, जो चिपचिपा मौसम है, इस मौसम के अंदर पता है आपको एसी की जरूरत होती है इस मौसम में, बाकी गर्मी वाले मौसम में कूलर कामयाब होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये पेज क्यों नहीं पलट रहा भाई, नेक्स्ट पेज हो जाए भाई, नहीं हो रहा, देखते हैं। अच्छा ये इसका लास्ट पेज था, समझ गया, ठीक है भाई, यहाँ तक ये समझ में आया ना, क्लियर है Yes. बेटा, ठीक है। यस सर। अब 1 मिनट मुझे दीजिए, मुझे नेक्स्ट स्लाइड वो करनी पड़ेगी, देखता हूँ मैं, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट ऑफ टाइम। ठीक है, थोड़ा सा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बारे में और पढ़ाएंगे आपको, वर्ड पीडीएफ,
चलिए भाई, तो यहाँ पर अब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर किस किस तरह से अफेक्ट करता है हमारे गैस को, ठीक है, और रियल गैस और आइडियल गैस को। यस बेटा, स्क्रीन शेयर हो रही ना सबको? यस सर। ठीक है, तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर देखिए किस किस गैस को अफेक्ट करता है। केस नंबर 1 है वेरी लो प्रेशर। जब प्रेशर बहुत कम होता है, बहुत ही कम, ये मैं आपको बता चुका हूँ। प्रेशर कम और टेम्परेचर ज्यादा होगा तो क्या होगा, जेड की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल होगी, यानी वो आइडियल गैस होगी। यस, क्लियर है? ये तो आप रट्टा मार लो। लो प्रेशर, गैस के ऊपर प्रेशर ही नहीं है, प्रेशर नहीं है तो गैस के मॉलिक्यूल पास नहीं आएंगे। एक ही चीज दिमाग में रखनी है, क्या कि मॉलिक्यूल अगर पास आए तो अट्रैक्शन या रिपल्शन करेंगे, दूर रहेंगे तो भले रहेंगे, वो गैस की फॉर्म में रहेंगे। शुरू में पास आएंगे तो हो सकता है शुरू में रिपल्शन करे, लेकिन थोड़ी देर बाद में अट्रैक्शन करना शुरू कर देंगे। यस, क्लियर है बेटा सबको? यस सर। है ना? तो इस तरह से गैस के मॉलिक्यूल्स वर्क करते हैं। तो यहाँ पर भी अगर गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर हैं तो दूर कब होंगे, जो लो प्रेशर होगा और हाई टेम्परेचर हाई कर दो, प्रेशर बिल्कुल लो कर दो, 0 के आसपास, तो जेड की वैल्यू 1 आएगी। अट्रैक्टिव फोर्सेस आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू रिपल्शन फोर्सेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। हम सीधा कह सकते हैं ना अट्रैक्शन है ना रिपल्शन है, क्योंकि प्रेशर ही नहीं है तो भाई ना अट्रैक्ट करेंगे ना रिपेल करेंगे, या फिर यूं कह लो कि दोनों इक्वल होंगे। एट इंटरमीडिएट प्रेशर, इसको बाद में पढ़ेंगे। हाई प्रेशर, इसको बाद में पढ़ेंगे। कुछ और देगा? नहीं देगा, बस फिर तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। मैं सोच रहा था कि हाई टेम्परेचर भी दे रखा होगा। तो देखिए नेक्स्ट केस 2, इंटरमीडिएट प्रेशर। इंटरमीडिएट प्रेशर क्या होता है? ठीक ठाक प्रेशर है। तो जेड क्या होगा भाई? जेड जो है नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा, जेड लेस देन 1। प्रेशर बढ़ाओगे, ठीक ठाक प्रेशर है, नेगेटिव डेविएशन है, अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा है। ठीक ठाक प्रेशर पर सबसे पहले क्या होगा? अट्रैक्टिव फोर्सेस ही ज्यादा होंगी। गैस इजी टू कंप्रेस, अट्रैक्टिव ज्यादा है, इसका मतलब गैस को कंप्रेस करना आसान है। यस, क्लियर है भाई? ये बात समझ में आई? हाँ बेटा, है ना? याद रखना, जेड हमने क्या किया था, जेड जो है वॉल्यूम ऑफ रियल गैस का वॉल्यूम था ना, रियल गैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। अब आइडियल गैस तो आइडियल है, अट्रैक्टिव फोर्सेस है ही नहीं उसमें, लेकिन जब हम प्रेशर डालते हैं तो रियल गैस का क्या होगा? अट्रैक्शन फोर्सेस राइज हो जाएंगी, तो रियल गैस का वॉल्यूम क्या होगा? कम हो जाएगा, मॉलिक्यूल पास आ जाएंगे एक दूसरे के। आइडियल में ऐसा नहीं होता, तो मॉलिक्यूल पास आ गए, इसका वॉल्यूम होगा कम, इसका वॉल्यूम ज्यादा है, दोनों को डिवाइड करोगे वैल्यू 1 से कम आएगी, ठीक है। इसको ध्यान में रखते हुए आप इसको कीजिएगा। आगे देखते हैं, हाई प्रेशर मतलब अट्रैक्शन फोर्सेस। हाई प्रेशर पर क्या होगा भाई? हाई प्रेशर पर ना गैसेस, टेम्परेचर या तो आपको ठंडा करना पड़ेगा तब ठीक है, लेकिन अगर टेम्परेचर ठंडा नहीं करेंगे तो टेम्परेचर उतना ही रखते हैं, तो हाई प्रेशर पर क्या होगा? पॉजिटिव डेविएशन, इसको पॉजिटिव बोलते हैं। जब अट्रैक्शन होता है तो नेगेटिव डेविएशन, रिपल्शन होता है तो पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। ये चीज अब याद रखनी, कब अट्रैक्शन है कब रिपल्शन और कौन सी पॉजिटिव कौन सी नेगेटिव है। कई बार इसमें हम गलती कर देते हैं, उल्टा पुल्टा लिख देते हैं, तो वो आपको नहीं लिखना, ठीक है। क्लियर है बेटा? यस सर। आ रहा है क्या बेटा? फिर इसमें अगर हम पास लाएंगे तो अट्रैक्ट होना चाहिए ना। टेम्परेचर हाई है, अगर गैस के मॉलिक्यूल का टेम्परेचर हाई है तो पास लेके आओगे, वो टक्कर जल्दी जल्दी लगा रहे हैं तो अट्रैक्ट कीजिएगा, रिपेल करेंगे, एक दूसरे दूर भागे। सोच के देखो थोड़ा सा। वो जो बॉन्ड बनाते हैं वो बॉन्ड नहीं बनेगा अगर पास आ रहे हैं तो? देखिए बताता हूँ, पास आ रहे हैं अट्रैक्शन फोर्सेस, जैसे कि मान लो हीलियम है, ये हीलियम लगा लिया हमने, एक दूसरा हीलियम लगा लिया, दोनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, ये घूम रहे हैं, बराबर घूम रहे हैं। जब इसको पास लेके आएंगे एक दूसरे के पास, टेम्परेचर काफी हाई है, 100 डिग्री सेल्सियस पर गैस के मॉलिक्यूल को पास लेके आओगे तो गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे को रिपेल करेंगे, वो पास आना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा है कि एक दूसरे को टक्कर मार के फटाफट वापस चले जाएंगे, अट्रैक्ट करने का चांस ही नहीं रहेगा, उतना टाइम ही नहीं रहता, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि टेम्परेचर हाई है। क्लियर है? यस सर। है ना? कुछ ऐसे वर्क होता है। हाँ, अगर जैसे मॉडरेट प्रेशर का मतलब है ठीक ठाक प्रेशर है, तो भी ठीक ठाक प्रेशर और टेम्परेचर भी ठीक ठाक होगा, तो दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को ठीक ठाक अट्रैक्ट करेंगे, हाईली अट्रैक्ट नहीं करेंगे, बट ठीक ठाक अट्रैक्ट करेंगे, तो इसलिए अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी। हाँ, इससे भी अगर मान लो टेम्परेचर डाउन कर देना और हाई प्रेशर पे टेम्परेचर डाउन कर दें, तब क्या होगा? तो वो लिक्विड हो जाएगी एकदम से, तब तो अट्रैक्शन ही होगा, लास्टली अल्टीमेटली अट्रैक्शन ही होगा। लेकिन एक बीच में स्टेज आती है जहां पर रिपल्शन भी होता है, जब प्रेशर हाई और टेम्परेचर भी हाई है तो रिपल्शन होता है। क्लियर है बेटा?
यस अभी सर। समझ में आ गया ना? हाँ, कुछ इस तरह से वर्क होता है भाई, सीधी सी बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, अट्रैक्टिव फोर्सेस आ जाएंगी, रिपल्सिव फोर्सेस, गैस डिफिकल्ट टू कंप्रेस। तो गैस को यानी रिपल्सिव फोर्सेस यहाँ पर डोमिनेट करेंगी, ये ज्यादा है, और गैस डिफिकल्ट टू कंप्रेस, इसे कंप्रेस करना मुश्किल होगा। नोट, सो एज द वॉल्यूम डिक्रीजेस द प्रेशर इंक्रीजेस, गैस मॉलिक्यूल स्टार्ट रिपेलिंग ईच अदर। वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो ऑब्वियस अभी प्रेशर इंक्रीज होता है। नेक्स्ट आता है सेम गैस एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। अब सेम गैस लेते हैं डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर। ये नीचे वाला ग्राफ बहुत कुछ कहेगा आपको, बहुत कुछ समझ में आएगा इस ग्राफ में, इसको ध्यान से लीजिए, लिखिएगा और सोचिएगा। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस कोलिजन इंक्रीजेस। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपस में टक्कर बढ़ जाएंगी, उनकी कोलिजन बढ़ जाएगा। रिपल्शन इंक्रीजेस, जेड इंक्रीज, तो रिपल्शन बढ़ जाएगा, टक्कर बढ़ेंगी तो जेड इंक्रीज होगा। जेड इंक्रीज हो रहा है तो अब यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ, क्यों सभी गैसेस को रियल गैस कहते हैं, आइडियल क्यों नहीं कहते हैं, ध्यान दे लेना इसमें। टेम्परेचर जो है T1, T2, T3, T4 कौन सा ज्यादा है भाई? अब याद रख लेना कौन सा कैसे ज्यादा है, वो ध्यान देने वाली बात है। हाई टेम्परेचर जेड क्या होता है, PV बाय RT होता है, हमें पता है, ठीक है, PV बाय NRT। लेकिन N की जगह पर अगर 1 मोलर गैस है तो वॉल्यूम जो होगा वो 1 मोल के लिए लिया जाएगा। Z इक्वल 1, इस लाइन पे है Z इक्वल 1, ये ध्यान दे लेना, यानी कि PV बाय RT की वैल्यू 1 है इस लाइन पर, इस लाइन के ऊपर 1 है। यस, क्लियर है? यस सर। अब देखिए यहाँ पर सभी गैसेस आइडियल है, इस जगह पर सभी गैसेस आइडियल है, तो ये क्या है भाई, Z की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 0 है ना। प्रेशर क्या होगा फिर, Z की वैल्यू 0, इसका मतलब टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर को 0 कर दें, 0 केल्विन, तभी सब कुछ 0 होगा, वो तो इनफाइनाइट हो जाएगा। प्रेशर को 0 कर दें या वॉल्यूम को 0 कर दें, किसी एक चीज को 0 करना पड़ेगा ताकि ये 0 आ जाए। तो यहाँ पर क्या है, देखो प्रेशर 0 है, प्रेशर क्लियर है भाई, ये प्रेशर 0 है, इसको इस तरफ लिखता हूँ। अगर प्रेशर 0 हो गया तो किसी गैस का वॉल्यूम 0 हो सकता है क्या? प्रेशर 0 कर दोगे तो PV बाय RT, देखो बाकी पता नहीं, लेकिन PV बाय RT टोटल वैल्यू 0 आ जाएगी। ये बात समझ में आ गई? यस सर। है ना, तो पहली बात तो ये है। उसके बाद में हमने लिया टेम्परेचर, T1 टेम्परेचर, फिर T2 टेम्परेचर, फिर T3 टेम्परेचर, फिर T4 टेम्परेचर। T4 टेम्परेचर का मतलब हाई टेम्परेचर है, याद रखना। T1 कम है, T2, T3, T4 ज्यादा है। एक ही गैस है, ये ध्यान रख लेना, गैस एक ही है, ठीक है। T1 टेम्परेचर था, यानी कि टेम्परेचर बहुत कम था, तो क्या हुआ भाई, सीधा Z की वैल्यू जो है वो क्या हुई, प्रेशर बढ़ रहा है। यहाँ देखिए प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर और बढ़ाया, तो प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या होने वाला है, अट्रैक्शन और रिपल्शन, बोलिए जरा। रिपल्शन इंक्रीज होगा, जेड इंक्रीज करेगा, जेड की वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही है, हर बार प्रेशर बढ़ाने पर जेड की वैल्यू 1 से ज्यादा। ये समझ में आ गया बेटा? यस प्रेशर सर। बढ़ रहा है, जेड की वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही है T1 टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। और ये T1 टेम्परेचर मतलब यूं कह सकते हैं ये फिर हाईएस्ट टेम्परेचर होगा डेफिनेटली। नेक्स्ट देखिए T2 टेम्परेचर पर क्या हुआ, प्रेशर बढ़ा, तो क्या आ रहा है, ध्यान दे लेना इस बात पे, प्रेशर बढ़ा, प्रेशर यहाँ था तो कोई दिक्कत नहीं थी, जेड की वैल्यू कम हो रही है, यहाँ आया और कम होगी, यहाँ आया और कम होगी, सबसे कम आई जेड की वैल्यू, कम मतलब प्रेशर बढ़ रहा है तो अट्रैक्शन फोर्सेस इंक्रीज हो रही हैं। यस, क्लियर है? यस सर। उसके बाद जैसे ही प्रेशर इंक्रीज हुआ, ठीक है, इस वैल्यू से ज्यादा इंक्रीज जब होगा, यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, तो क्या होगा, अब रिपल्शन वैल्यूज बढ़ने लगेंगी और लास्टली बढ़ती ही जाएंगी, फिर वो जेड की वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाएगी। तब जेड की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी तो हम कहेंगे अब रिपल्शन डोमिनेट कर चुका है, ठीक है। यानी गैस वही है, याद रख लेना, T1, T2, T3 और सेम, फिर T2 के ऊपर देखा, फिर T3 पर देखा, है ना, T2 पर तो हम देख ही रहे थे, T4 पर देखा है सबसे पहले तो हमने, ठीक है। फिर T2 के ऊपर येलो लाइन है, यानी कि यहाँ पर गैस जो है वो इतना प्रेशर के ऊपर जेड की वैल्यू नेगेटिव आती है, T3 के ऊपर थोड़ा और, T4 के ऊपर सबसे ज्यादा नीचे जाती है, ठीक है। यानी T1 कह लो सबसे ज्यादा है, T1 इज ग्रेटर, यहाँ पर दिया भी हुआ है, T1 जो है
वो सबसे ज्यादा है, T2 कम है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये सिस्टम बनेगा। अब इसको दिमाग में रखना, गैस एक ही है लेकिन टेम्परेचर को बढ़ाने की वजह से क्या हो रहा है, रिपल्शन फोर्सेस, सबसे पहले अट्रैक्शन आएंगी, बिल्कुल ठीक है, उसके बाद में नहीं ये तो सबसे कम है ना, यहाँ T1 में क्या हो रहा है, सिर्फ रिपल्शन हो रही है और गैस जेड की वैल्यू 1 से ज्यादा दे रही है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा गैस में जेड की वैल्यू क्या हो, टेम्परेचर कम होगा सॉरी, तो गैस में जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से कम हो जाएगी। सबसे लो टेम्परेचर पर T4 के ऊपर गैस के अंदर 1 जेड की वैल्यू 1 से काफी कम है। लो टेम्परेचर पर गैस में जेड की वैल्यू 1 से काफी कम है, ये याद रखना भाई। ये समझ में आ गया बेटा? यस सर। प्रेशर बढ़ाने पर ही जेड की वैल्यू कम होती है, ये भी ध्यान रखना, प्रेशर बढ़ेगा तो जेड बढ़ेगा, ठीक है? तो कुछ इस तरह से वर्क करेगा। क्लियर है भाई? इसके बाद में आता है बॉयल्स टेम्परेचर, तो बॉयल्स टेम्परेचर हम कल करेंगे, ठीक है? दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। आज के लिए इतना ही करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है? मैं अब रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ। जिन बच्चों को समझ में, मतलब जो लेट ज्वाइन हुए थे, हम उनको थोड़ा सा एक बार कवर करते हैं, ठीक है?